आधी रात का वक़्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चौकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती। एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अफरीती हॉरर नावल एपिसोड नंबर 26। वो सीधा शहर के सबसे पुराने शीशनाग के मंदिर में आ गया। उस मंदिर में सांपों की पूजा होती थी और शीशनाग सांप का बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। मंदिर का पुजारी सपेरे को जानता था। उस वक़्त मंदिर का पुजारी मुंह अंधेरे की पूजा पाठ से फारग होकर अपनी कोठी से बाहर चारपाई पर बैठा हुआ था कि सपेरा आ गया। सपेरे ने पुजारी से कहा, महाराज, आज मैं आपके लिए एक ऐसी शय लाया हूँ कि जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पुजारी ने पूछा, ऐसी कौन सी शय लाए हो, मैं भी तो देखूं। सपेरा पुजारी के सामने ज़मीन पर बैठ गया और बंद पटारी ज़मीन पर रख दी और बोला, महाराज, आपको खुलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ज्ञानी ज्ञान हैं, सब कुछ जानते हैं। इस पटारी में शीशनाग देवता का अवतार बंद है। पुजारी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो नाथन? सपेरे का नाम नाथन था। सपेरा बोला, महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आप खुद अपनी आंखों से देख लें। सपेरे नाथन ने पटारी का मुंह खोल दिया और जमशेद सांप को गर्दन से पकड़कर बाहर निकाला और ज़मीन पर रख दिया। जमशेद ज़मीन पर पड़ा रहा। उस पर नकाहत तारी थी, वो ज़्यादा हुल-जुल भी नहीं सकता था। पुजारी ने सांप को देखा तो फौरन जान गया कि ये मिनिश सांप है, और ये सैकड़ों बरस गुजर जाने पर किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। पुजारी उस सांप को भारत के सबसे बड़े नाग मंदिर के पुजारी के हाथ लाखों रुपए के इवज़ बेच सकता था, मगर वो सपेरे को इस मंसूबे में शामिल नहीं करना चाहता था। उसने सांप को देखने के बाद किसी किस्म की खुशी या हैरानी का इजहार ना किया और सपेरे से कहा, नाथन, ये मुझे शीशनाग का अवतार मिनिश सांप नहीं लगता। ये तुम कहाँ से पकड़ लाए हो? सपेरा बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी सारी उम्र इसी काम में गुजर गई। आप इसको सूंघ कर देखें, इसमें से मिनिश की बू आ रही है। पुजारी ने कहा, लाओ देखता हूँ। सपेरे ने सांप को उठाया और पुजारी को पकड़ा दिया। पुजारी ने जमशेद सांप में से आती इंसानी बू को इसी वक्त महसूस कर लिया था जब सपेरे ने पटारी का मुंह खोला था। उसने सांप को नाक के करीब लाकर 2-3 बार सूंघा और बोला, नाथन, मुझे तो इसमें से मिनिश सांप की बू नहीं आ रही। तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये जंगल का मामूली सांप है, इसे ले जाओ। सपेरे ने सांप को पटारी में बंद करते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी महाराज। मैं इसे बड़े नाग मंदिर के पुजारी के पास ले जाता हूँ, वो ज़रूर इसे पहचान जाएंगे। लाखों रुपए का सांप हाथ से निकलते देखकर पुजारी बोला, नाथन, तुम्हारी हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है। तुम इतनी मोहब्बत से सांप पकड़ कर लाए हो, तो ऐसा करो, इसे 2-1 दिन के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। मैं इसे शिवरात्रि की रात को शीशनाग देवता के आगे पेश करूंगा।
अगर ये मिनिश नाग निकला तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम देकर ये सांप अपने मंदिर में शीश नाग की सेवा करने के लिए रख लूँगा। सपेरे नाथन ने कहा, महाराज शिवरात्रि की रात तो अभी 15 दिन रहते हैं। अय्यार पुजारी ने मुस्कुराते हुए सपेरे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नाथन तुम्हारी हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है और फिर ये शीश नाग की सेवा का मामला है, तुम 15 दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकते। शीश नाग की सेवा का सुनकर सपेरा हाथ बांधकर बोला, मैं शीश नाग देवता का सेवक हूँ महाराज, आप इसे अपने पास रख लीजिए, मैं 15 दिन के बाद आऊँगा। सपेरे ने जमशेद को पटारी में बंद किया और पटारी पुजारी के हवाले कर दी। जमशेद ने सपेरे और पुजारी की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। ये जानकर वो परेशान हो गया था कि ये लोग उसका सौदा कर रहे हैं और किसी शीश नाग का मंदिर है जिसका बड़ा पुजारी उसे 15 दिन अपनी कैद में रख कर उसे शीश नाग देवता के आगे पेश करने वाला है। खुदा जाने इन काफर लोगों से उसे छुटकारा भी मिल सकेगा या नहीं। अगर उसमें चलने फिरने की ज़्यादा सकत होती तो वो वहाँ से भागने की कोशिश कर सकता था, मगर वो बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में 50-60 गज दूर तक ही रेंग सकता था। उसके बावजूद उसने दिल में तय कर लिया था कि वो मौके की तलाश में रहेगा और मौका मिलते ही यहाँ से भाग निकलने की कोशिश करेगा। सपेरा नाथन पटारी पुजारी के हवाले करके चला गया। पुजारी को तो जैसे बैठे बैठाए एक ख़जाना मिल गया था। उसने पटारी को बगल में दबाया और मंदिर के पीछे अपनी कोठरी में लाकर लोहे के ट्रंक में बंद कर दिया। 4 दिन के बाद मंदिर में शीश नाग की बड़ी पूजा होने वाली थी। वो इन 4 दिनों में मंदिर में छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने सोच लिया कि बड़ी पूजा के बाद 5वें दिन वो सांप को लेकर भारत के सबसे बड़े शीश नाग मंदिर में जाएगा और सबसे बड़ा महापुजारी के हाथ उस मिनश सांप को बेच देगा। उसे मालूम था कि इसके एवज कम अज़ कम 5 लाख रुपए की रकम उसे ज़रूर मिल जाएगी। बड़ा महापुजारी इस मिनश नाग की मदद से काफ़ी दौलत कमा सकता था। इस दौरान में जोगन भी मंगला टीम शहर में पहुंच गई थी। शहर में दाखिल होते ही उसने अपने जाल से भागे हुए शिकार यानी जमशेद की तलाश शुरू कर दी। कृष्ण मूर्ति ने उसे ख़ास शहर का जो नाम लिया था उसका मतलब यही निकलता था कि चूँकि जमशेद सांप के रूप में है, इसलिए उसे मंगला टीम शहर के नांग मंदिरों में तलाश करो। ये शहर ज़्यादा बड़ा नहीं था और जोगन का देखा हुआ था। शहर में 6-7 ही ऐसे मंदिर थे जहां सांपों की पूजा होती थी। जोगन ने इन मंदिरों में जमशेद की तलाश शुरू कर दी। वो जिस मंदिर में जाती वहां जमशेद के अंदर खूनी असेब की जो बदरू का साया था उसकी बू लेने की कोशिश करती। उसे हर मंदिर में सांपों की बू आती मगर खूनी असेब की बदरू की बू ना आती। मंदिरों की छानबीन करते करते उसे रात हो गई। सिर्फ शीश नाग का मंदिर देखना रह गया था। वो उस मंदिर की तरफ चल पड़ी। ये काफ़ी फैला हुआ मंदिर था जो ऊंची 4 दीवारी में घिरा हुआ था। जोगन शीश नाग के मंदिर में पहुंची तो वहां सांपों की पूजा करने वाले हिंदू फिरके के मर्द और औरतें पूजा पाठ करने आ रहे थे। घंटियों की आवाज़ें गूंज रही थी। जोगन ने मंदिर में दाखिल होकर मंदिर की तमाम छोटी बड़ी कोठरियों को जाकर देखा। उसे कहीं भी खूनी असेब की बदरू की बू ना आई। उसने एक बार फिर चल फिरकर मंदिर की तमाम कोठरियों का जायज़ा लिया जहां मुख्तलिफ सांपों की पूजा की जा रही थी, लेकिन जिस शय की उसे तलाश थी वो उसे ना मिल सकी। जोगन मायूस हो गई और वापस जाने का सोच ही रही थी कि यूं ही उसको ख्याल आ गया कि मंदिर के बाहर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। वो मंदिर के हाथे की 4 दीवारी का चक्कर लगा रही थी कि एक जगह अचानक असेब की बदरू की बू महसूस हुई। जोगन वहीं रुक गई। उसने एक बार फिर फिजा में गहरा सांस लिया
खूनी असेब की बदरू की बू बराबर आ रही थी। बहुत जल्द उसे पता चल गया कि ये बू एक कोठरी से आ रही है जो मंदिर के पिछवाड़े जरा हट कर बनी हुई थी। उस जगह अंधेरा छाया हुआ था। जिस कोठरी से खूनी असेब की बू आ रही थी उसका दरवाज़ा बंद था। जोगन दरवाजे के करीब आ गई। दरवाजे की दर्दों में से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। जोगन को यकीन था कि जमशेद सांप के रूप में इस कोठरी के अंदर मौजूद है। उसने दरवाजे की दर्द में से झांक कर दूसरी तरफ देखा तो उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसने देखा कि एक मोटा पुजारी लकड़ी के तख्त पर बैठा है। उसके सामने एक पटारी पड़ी है जिसका मुंह खुला हुआ है। पुजारी के हाथ में एक काला सांप है जिसको वो बिजली के बल्ब की रोशनी में कभी गौर से देखता है और कभी उसको नाक के करीब लाकर सूंघने लगता है। ऐसा करते हुए वो खुशी से लहक लहक कर गर्दन हिलाता जाता है। जोगन ने सांप को फौरन पहचान लिया। ये वही इंसान था जिसको जोगन ने अपने मंत्र फूंक कर सांप में बदल दिया था और जो उसके जोड़े से निकलकर फरार होने में कामयाब हो गया था। जोगन को अपना खोया हुआ खजाना वापस मिल गया था। वो दरवाजे की दर्द में से पुजारी के हाथ में पकड़े हुए अपने सांप को गौर से देख रही थी। इतने में पुजारी ने सांप को पटारी में बंद करके उसे कपड़े में अच्छी तरह से लपेटा और तख्त पोश के नीचे छुपा दिया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जोगन जल्दी से दरवाजे से हटकर एक दरख्त की ओट में चली गई। पुजारी ने बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया और मंदिर की तरफ चला गया। जब पुजारी जोगन की निगाहों से उजल हो गया तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। ताले को देखा। ताला आम किस्म का था। जोगन के पास ताला खोलने का कोई मंत्र नहीं था, लेकिन वो उसी किसी पत्थर की ज़रब से तोड़ ज़रूर सकती थी। थोड़ी सी तलाश के बाद उसे एक ईंट मिल गई। उसने ईंट को ज़ोर से ताले के ऊपर मारा तो ताला खुल गया। उसने दरवाज़ा खोलकर कोठरी में से जल्दी से तख्त पोश के नीचे से सांप की पटारी उठाई, कोठरी से बाहर निकली और मंदिर के पिछले दरवाजे से गुजरकर दरख्तों की तरफ चलने लगी। वहां अंधेरा था। जोगन तेज तेज कदमों से चलती हुई शहर से बाहर निकल गई। एक जगह रुककर उसने पटारी को खोलकर देखा। सांप अंदर मौजूद था। जमशेद ने भी जोगन को देख लिया। समझ गया कि जोगन आखिर उसका ताक़ब करते हुए उसे हासिल करने में कामयाब हो गई है और अब वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जोगन शो भगवान का 3 रातों का चिल्ला पूरा करने से पहले जमशेद को हलाक नहीं कर सकती थी। ये उसकी मजबूरी थी। उसे हर हालत में 3 रातें जमशेद को ज़िंदा रखना था और अपने काबू में रखना था। उसने पटारी का मुंह अच्छी तरह से बंद कर दिया और ये फैसला किया कि वो चिल्ले की 3 रातों के दौरान सांप की पटारी को अपने सामने रखेगी और उसे अपने से जुदा नहीं करेगी। उसे अंदेशा था कि जमशेद के अंदर खूनी असेब का साया उसे जोगन से छीन कर ले जाना चाहता है। जोगन ने वहीं से अपना रास्ता बदला और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ी, जहां से गाड़ी पकड़कर उसे जंगल में जाना था, जहां वो 3 रातों का चिल्ला पूरा करने वाली थी। ये जंगल मंगला टीम शहर से आगे 2 स्टेशन छोड़कर आता था। वो चलते चलते रेलवे लाइन पर आ गई। दूर से उसे मंगला टीम के स्टेशन की रोशनियां नज़र आ रही थी। वो रेलवे लाइन की ऊंची पटरी पर लाइन के साथ साथ जा रही थी। सांप की पटारी उसने बगल में दबाई हुई थी। जमशेद सांप के रूप में पटारी में बंद था और ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि ये जोगन अब उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। अब ऐसा हुआ कि जमशेद का जिस्म अपने आप गर्म होना शुरू हो गया। साथ ही उसके जिस्म में हरकत करने की ताकत पैदा हो गई। वो पटारी के अंदर ही चक्कर लगाने लगा। जोगन ने चलते चलते महसूस किया कि पटारी के अंदर सांप हरकत करने लगा है। चंद कदम चलने के बाद पटारी अपने आप इस तरह हिलने लगी
जैसे वो उसकी गिरफ्त से निकल जाना चाहती हो। उसने पटारी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और वहीं बैठ गई। पटारी के अंदर सांप जैसे उछल उछल कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। जोगन को खतरा पैदा हो गया कि खूनी असीब की बदरू बेदार हो गई है। उसने बैठे बैठे एक तिलस्मी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ये मंत्र हर जानदार शय को पत्थर बना देता था। मंत्र पढ़कर जैसे ही जोगन ने पटारी पर फूंका, एक जोरदार फूंकार के साथ पटारी का ढकना खुलकर दूर जा गिरा और उसमें से सांप उछलकर बाहर निकला और जोगन के सामने फन खोल कर फूंकारने लगा। जोगन ने 3 बार मंत्र पढ़कर एक बार फिर सांप पर फूंका। मंत्र के फूंकते ही सांप जमशेद की शक्ल में ज़ाहिर हो गया। जमशेद की आंखें सुर्ख थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे से वहशत बरस रही थी। जोगन फौरन समझ गई कि इस इंसान पर खूनी असीब का साया गालिब आ गया है। जमशेद अपनी खूनी आंखों से जोगन को देख रहा था। जोगन ने अपनी पूरी ताकत के साथ बुलंद आवाज़ में आतिशी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो बड़े जोश के साथ मंत्र पढ़ रही थी और साथ ही साथ जमशेद पर फूंकती भी जा रही थी। जमशेद अपनी जगह पर खड़े खड़े आगे पीछे हिलने लगा। जोगन ने आखिरी बार फूंक मारकर गर्जदार आवाज़ में कहा, मेरे हुक्म से दोबारा सांप के रूप में आ जा। उसके जवाब में जमशेद ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जोगन की गर्दन पकड़ी और ज़ोर से झटका दिया। ना जाने उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। ये उसकी ताकत थी या उसके अंदर छुपे हुए खूनी असीब की ताकत थी कि झटके के साथ ही जोगन की गर्दन धड़ से अलग होकर जमशेद के हाथ में आ गई। जोगन बगैर सर के धड़ नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा और फिर बेजान हो गया। जमशेद ने शदीद गज़ब के आलम में जोगन के सर को रेलवे लाइन के पार फेंक दिया और खुद उस तरफ चलने लगा जिस तरफ मंगला टीम रेलवे स्टेशन की रोशनियां झिलमिला रही थीं। जमशेद की सुर्ख आंखें बिल्कुल सामने देख रही थी। वो ऐसे चल रहा था जैसे किसी ने उसे चाबी दे रखी हो। उसका लिबास वही था जिसे पहनकर वो घर से निकला था, यानी पुरानी जैकेट, पतलून और पुराने बूट। पिछली रात के अंधेरे में वो रेलवे लाइन के साथ चला जा रहा था। स्टेशन की रोशनियां करीब होती जा रही थीं। उस वक़्त स्टेशन पर कहीं कहीं कोई मुसाफिर नज़र आ रहा था। प्लेटफार्म पर कुछ मुसाफिर अपने अपने सामान के पास बैठे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। जमशेद के जहन की ये हालत थी जैसे किसी ने उसे नीम मदहोशी का इंजेक्शन लगा दिया हो। माजी की यादें धुंध की लहरों में कभी डूब रही थी, कभी उभर रही थी। गुजरे हुए ज़माने की एक लहर आई और दूसरे लम्हे गायब हो जाती। ये ऐसी ही हालत थी जैसे वो अपने माजी को फरामोश कर चुका हो। चलते चलते किसी वक्त उसके जिस्म में गर्मी की एक लहर सी उठती थी और उसके सारे बदन में गर्दिश करती हुई उसके सांस के साथ बाहर निकल जाती थी। एक पल के लिए उसे एहसास हुआ कि वो खुद नहीं चल रहा, कोई उसे चला रहा है, लेकिन फ़ौरन ही वो इस एहसास को भी भूल गया। वो प्लेटफार्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गया। इतना उसे याद था कि उसको किसी ऐसी गाड़ी में सवार होना है जो शमाल की तरफ जा रही हो, यानी उस तरफ जा रही हो जिस तरफ भारतीय पंजाब है। उसने स्टेशन का नाम मंगला टीम लिखा हुआ भी पढ़ लिया था। वो एक बुत की तरह बेंच पर बैठा अपनी सुर्ख आंखों से बिल्कुल सामने देख रहा था, जहां दूसरे प्लेटफार्म पर एक गाड़ी आकर रुकी थी। एक मुसाफिर ने वहां से गुजरते हुए जमशेद से पूछा, ये गाड़ी किस तरफ जाएगी? जमशेद ने ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही उसके सवाल का कोई जवाब दिया। मुसाफिर जल्दी में था, वो आगे निकल गया। कुछ देर के बाद एक ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर खड़ी हो गई। उसका रुख शमाल की तरफ था। जमशेद ने एक डब्बे के ऊपर नागपुर दिल्ली लिखा हुआ भी पढ़ लिया था। ये गाड़ी दिल्ली जा रही थी। वो बेंच से उठा
और एक डब्बे में आकर बैठ गया। डब्बे में कुछ दूसरे मुसाफिर भी थे, अक्सर सो रहे थे। जमशेद खिड़की के पास बैठा बाहर दूसरे प्लेटफार्म को देख रहा था। फिर ट्रेन चल पड़ी। जमशेद उसी तरह बैठा बाहर देखता रहा। ट्रेन देर तक चलती रही। उसने कई स्टेशन छोड़ दिए थे। सुबह का उजाला होने लगा कि ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर ठहर गई। जमशेद वैसे ही किसी बुत की तरह बैठा रहा। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसके अंदर गर्मी की एक लहर उठती और उसके बदन में गर्दिश करने के बाद गर्म सांस बनकर बाहर निकल जाती। उस लम्हे जमशेद की मुट्ठियां अपने आप ऐसे बंद हो जाती जैसे वो किसी शय को दबोच कर उसे मरोड़ रहा हो। एक लड़का चाय के मट्टी के अंजोरे लेकर खिड़की के पास आ गया और उसने जमशेद से पूछा, नाश्ता साहब, नाश्ता। जमशेद ने गर्दन थोड़ी सी घुमाकर लड़के की तरफ देखा और उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। लड़का जमशेद की लाल लाल आंखें देखकर कुछ डर सा गया और आगे चला गया। ट्रेन वहां से भी चल पड़ी। ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी तो एक टिकट चेकर डब्बे में आ गया। वो मुसाफिरों के टिकट चेक करने लगा। ट्रेन चल पड़ी। टिकट चेक करते करते वो जमशेद के पास आ गया। टिकट चेकर के हाथ में सिर्फ पेंसिल थी जिससे वो टिकट पर निशान लगा देता था। उसने मामूल के मुताबिक जमशेद से टिकट तलब किया। टिकट दिखाएं। जमशेद ने जैसे कुछ नहीं सुना था। वो खिड़की से बाहर देखता रहा। टिकट चेकर ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला, टिकट दिखाएं। जमशेद ने गर्दन मोड़कर टिकट चेकर की तरफ देखा। वो जुबान से कुछ ना बोला। उसकी लाल लाल आंखें देखकर टिकट चेकर यही समझा कि इस आदमी ने कोई नशा कर रखा है। उसने एक बार फिर ज़ोरदार आवाज़ में जमशेद से टिकट तलब किया और जब जमशेद ने ना तो टिकट दिखाया और ना ही अपनी आंखें उसके चेहरे से हटाईं तो टिकट चेकर ने जमशेद के बाजू को झंझोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जमशेद की हलक से एक अजीब सी गुर्राहट की गैर इंसानी आवाज़ निकली और उसने टिकट चेकर की कलाई पकड़ ली। टिकट चेकर को यूं लगा कि जैसे उसकी कलाई लोहे के किसी शिकंजे में फंस गई हो। जमशेद की गिरफ्त में फौलाद की सख्ती थी। जमशेद ने टिकट चेकर को हल्का सा झटका दिया। टिकट चेकर का अंदर से अंजर पिंजर हिल गया। जमशेद ने उसकी कलाई छोड़ दी और टिकट चेकर खौफजदा सा होकर अपनी कलाई को मसलता हुआ आगे चल दिया। ट्रेन सारा दिन सारी रात चलती रही। दूसरे दिन सूरज सुगरूब होने के वक़्त दिल्ली पहुंची। इस दौरान ना जमशेद ने आंखें झपकी थी, ना उसने कुछ खाया पिया था। उसे ना भूख लग रही थी, ना प्यास महसूस हो रही थी। वो ट्रेन से उतरकर मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर चलने लगा और एक प्लेटफार्म पर एक ट्रेन खड़ी थी जिसके डब्बे के ऊपर हिंदी और अंग्रेज़ी में अमृतसर लिखा था। जमशेद को इतना याद था कि उसे अमृतसर जाना है और वहाँ से सरहद पार करके अपने इस्लामी वतन पाकिस्तान पहुँचना है। वो उस डब्बे में बैठ गया। शाम का अंधेरा रात के अंधेरे में घुल मिल गया था। दिल्ली के स्टेशन पर हर तरफ रोशनियाँ थीं। हर तरफ मुसाफिर ही मुसाफिर थे, मगर जमशेद उन सब से बेनियाज डब्बे में खामोश बैठा बाहर टिकटकी बांधे देख रहा था। वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। ट्रेन चल पड़ी। सारी रात ट्रेन चलती रही। रास्ते में कोई टिकट चेकर उसके डब्बे में ना आया। दिन काफ़ी निकल आया था। जब ट्रेन अमृतसर के स्टेशन पर आकर रुक गई, दूसरे मुसाफिरों के साथ जमशेद भी डब्बे से उतर गया। इतना उसे एहसास था कि अगर वो प्लेटफार्म के गेट से बाहर निकला तो टिकट चेकर उससे टिकट तलब करेगा जो उसके पास नहीं था। वो प्लेटफार्म से उतरकर रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। जब स्टेशन काफ़ी पीछे रह गया तो वो लाइन की पटरी से उतरकर नीचे खेतों में आ गया। खेत ख़त्म हो गए। एक पक्की सड़क आ गई जिसकी दोनों जानब ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। एक जगह बस स्टॉप था। वहाँ 2-3 सिख सरदार पहले से खड़े थे।
जमशेद भी एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। उसे किसी ऐसी बस में सवार होना था जो भारत की सरहद की तरफ जा रही हो। एक बस आकर रुकी। कंडक्टर ने बाहर निकलकर आवाज़ लगाई, ये बस सिर्फ अटारी तक जाएगी।